चलिए देखिए, हम लोग देख रहे हैं इस पे मृदा कैसे फॉर्म होता है। तो सॉयल इन्फॉर्मेशन, सॉयल बनने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला फैक्टर, दूसरा, तीसरा, क्या क्या फैक्टर चाहिए? हाँ, पेरेंट रॉक चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग आधार सेल कहते हैं, आधार सेल। दूसरा, हम्म, चलिए तापमान ले लेते हैं, तापमान हो गया। सी वर्षा हो गया। डी, बताइए। ये दोनों को हम जलवायु लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, जलवायु। एक होता है समय, टाइम, एक होता है ह्यूमस, ठीक है, उस मृदा में कितनी ह्यूमस है। तो आप बेसिकली तीन चीज़ को यहाँ पे, चार चीज़ को लीजिए। एक हमारा हो गया आधार सेल, और एक हो गया हमारा क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। तीसरा हम ले लेते हैं टाइम को, और चौथा ले लेते हैं ह्यूमस को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार, अगर हम एक सीमा मान लेते हैं, यहाँ पे सतपुरा की तरफ से आता है, और ये झारखंड हमारा हो गया इलाका यहाँ तक, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये पठार हो गया पूरी तरीक़ा से। और ये हमारा सिंधु का मैदान इधर से आता है, ये हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, और इधर से आता है हमारा गंगा का मैदान, ठीक है। तो ये मैदान हो गया। ये हमारा हिमालय का क्षेत्र हो गया, तो पर्वत हो गया, और मरुस्थल तो मरुस्थल है ही, और द्वीप को हम द्वीप में ही रहने देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे जिस तरह का आधार चट्टान होगा, ठीक है, तो फर्स्ट प्राथमिकता तो यही है ना कि मिट्टी वहाँ पर उसी तरह की बनेगी। फर्स्ट प्राथमिकता वहाँ पर वो है। अब इधर अगर हमारा जो पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, तो निश्चित रूप से यहाँ मिट्टी अलग तरह की होगी, ठीक है। हो सकता है इसमें टेम्परेचर और ह्यूमस कुछ परिवर्तन ला दे, लेकिन मृदा का प्राइमरी गुण तो यही होगा। फिर हम मैदान की अगर बात करें, तो मैदान में जो मृदा है उसकी प्राइमरी गुण तो इसी की तरह होगा, और पर्वतीय क्षेत्र में जो होगा वो पर्वतीय। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये हिमालय है वो सेडिमेंट्री रॉक है, अवसादी चट्टान है, तो मृदा भी अवसादी टाइप का होगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि जलवायु का, कि वर्षा कितनी होती है और वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि ये हमारा जो केरला साइड का इलाका है, तो यहाँ पे वर्षा काफ़ी अधिक होता है, 200 सेंटीमीटर से प्लस बारिश होता है। और ये जो मध्य वाला इलाका है, यहाँ पे 100 से 150 के आसपास बारिश होती है, कहीं कहीं आपको 100 से 200 भी मिल जाएगा, लेकिन 200 प्लस नहीं होता है, ठीक है। अब जो हमारा ये, अगर हम इक्वेटर मान लें 0 डिग्री, तो निश्चित है कि इस इलाके में टेम्परेचर भी अधिक होगा, और इस इलाके में टेम्परेचर कम होगा, तो वो भी मृदा पे इम्पैक्ट डालेगा। और मरुस्थल, तो ये हो गया हमारा मृदा की फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपको ध्यान नहीं भी आ रहा है ना, तो आप इतना याद कर लेंगे कि यार किस क्षेत्र की बात की गई, बिहार की बात की गई है, तो बिहार में आधार सेल कैसा था, टेम्परेचर वहाँ पे कैसा है, और वहाँ पे बारिश कितनी होती है। तो आप एक एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे मिट्टी कैसी होगी, ये एज्यूम कर सकते हैं अगर याद नहीं भी रहा तो। अब सवाल है कि जहाँ पे जिस तरह की मृदा होगी, मिट्टी होगी, वहाँ पे उस तरह की वनस्पति होगा, यानी वन होगा या जंगल होगा, और वहाँ उस तरह की खेती होगी, ठीक है। ये इसी पे निर्भर करता है। अब ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, तो आप जानते हैं केरला में हमारा सदाबहार वन पाया जाता है, सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन इसलिए पाया जाता है कि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है और टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है। और ये हमारा जो मिडिल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो हमने कल पढ़ाया था कि मानसूनी वर्षा यहाँ पे कम होती है, इसकी अपेक्षा कम होती है।
तो यहाँ पे किस तरह का वन होगा? यहाँ तो सदाबहार वन नहीं होगा ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ह्यूमिड यानी आर्द्र, और एक होता है शुष्क। ये दोनों आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, दोनों से अलग अलग सवाल पूछा गया है। ठीक है, शुष्क वहाँ पे होता है जहाँ पे 70 से लगभग 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वो शुष्क कहा जाता है, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र में होता है 100 से 200 सेंटीमीटर। यस, हम तो मोदी जी से बात किए थे कि सर हेलीकॉप्टर लैंड करवा दीजिए मुखर्जी नगर में। कैमरा है ऊपर में, आराम से भाई, हिल जाएगा तो सारा पिक्चर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो ये नीचे वाले को, केरला वाले साइड को, फिर हमारा देखिए ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश की कमी, वर्षा की कमी तो नहीं होगी, नहीं होगी ना, समुद्र किनारे है, तो हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दोनों चलते रहता है। तो यहाँ पे किस तरह का वन होगा? एवरग्रीन होगा, सदाबहार वन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और बरसात दोनों बहुत अधिक है। ठीक है, वही सेम कंडीशन हमारा लक्षद्वीप में होगा। ठीक है, अब सदाबहार वन को हम लोग सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? उसको 3-4 नाम से जाना जाता है, सदाबहार वन, वर्षा वन, ठीक है, और विश्वतीय वन, तीनों नाम से उसको जाना जाता है। अगर कहीं लिखे तो आप कंफ्यूज ना करेंगे कि ये क्या लिख दिया है, तो आप तीनों नाम लिख लें, रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। वर्षा वन, सदाबहार वन और विश्वतीय वन। विश्वतीय वन इसलिए कहा जाता है कि अधिकांश विषुवत रेखा के आसपास ही मिलता है, क्योंकि वहीं पे बारिश अधिक होती है और टेम्परेचर वहाँ पे अधिक रहता है, इसी वजह से। तो इसको सदाबहार वन क्यों कहते हैं? तो क्या करते हैं? नहीं, जवाब ठीक है आपका, आंसर ठीक है, थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करके बताइए। ये तो आपने इंग्लिश में बोल दिया उसी हिंदी को। नहीं, यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे विविधता बहुत अधिक होती है ना, यहाँ पे वैरायटी, विविधता बहुत अधिक होती है। तो क्या होता है ना कि जैसे मान के चले कि यहाँ पे अगर 50 तरह के वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, तो हो सकता है कि 30 एक साथ अपने पत्ते गिराए, 20 ना गिराए, जिस समय वो 20 गिराए उस समय वो 30 ना गिराए। तो डाइवर्सिटी के कारण जो है ना, यहाँ पे हमेशा हरा भरा दिखता है, ये क्षेत्र हमेशा हरा भरा दिखता है ड्यू टू डाइवर्सिटी। इसी वजह से हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। वेलकम। इसीलिए हम इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पर्णपाती वाला इलाका है, तो इसको पर्णपाती क्यों कहते हैं? बीपीएससी में 68 में एक ऐसे पूछा था, किसी को याद हो? सेक्शन 1 का पहला ऐसे था वो। जी हाँ, कि जंगल किसी के बीज डालने का इंतज़ार नहीं करता है, ऐसा ऐसे पूछा था ना। ठीक है, तो ये बता, यहाँ पे हमारा पर्णपाती वन है। तो ये पर्णपाती वन क्यों कहलाता है? डाइवर्सिटी कम है यहाँ पे। ठीक है, इसके पास क्या है ना कि वाटर की कमी होती है। क्यों होती है वाटर की कमी? क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है।
तो बारिश कम होगी तो पानी की कमी होगी, तो पानी कम होने के लिए इसके पास जो है ये अपने पत्ते को गिरा देते हैं। आप लोग अगर पढ़े होंगे ये पीटी में कई बार सवाल आता है कि मरुस्थलीय इलाकों में जो फन पाया जाता है उसके पत्ते मोटे क्यों होते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि वो जल्दी वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ना हो पाए। ठीक है, नेहरू सवाल है कि वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है। हाँ, उनसे सवाल है हमारा। वेपरेशन और इवेपोरेशन इंग्लिश में ही बोल देते हैं। क्या बात। वेपरेशन और इवेपोरेशन आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं खुद। बताइए आप क्या कर रहे थे। ठीक, इवेपोरेशन का, हाँ ठीक। और ठीक है, आप बताइए। वाष्पोत्सर्जन, उसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो पैरों के द्वारा होता है, पेड़ पौधों के द्वारा, और एक होता है नदी तालाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, पानी कमी होती है, तो जब वाष्पोत्सर्जन होने लगता है, ठीक है, तो ये अपने पत्ती को गिरा देता है मैनेजमेंट करने के लिए। आदमी को अपने जीवन में वैसे मैनेजमेंट करना चाहिए था, लेकिन लोग कर नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ, अब जैसे ठंडी उंडी का मौसम आता है तो क्या होता है, पानी कमी होती है इनके पास, तो ये पत्ते गिरा देते हैं। तो आदमी को टाइम ना मिले तो रील वील देखना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए, तो ये हमारा पर्णपाती वन हो गया जो इस इलाका में पाया जाएगा। अपना मैदान वाला इलाका है, तो यहाँ तो वन पाया नहीं जाता है। अगर पाया जाएगा तो किस तरह का वन पाया जाएगा। दोनों पाया जाएगा। नहीं, एवरग्रीन नहीं, मतलब शुष्क और आर्द्र, हाँ दोनों पाया जाएगा। ठीक है। हम्म। हाँ, लेकिन सवाल है कि अगर पूछेगा तो इस तरह का वन होगा, नहीं तो इस इलाके में आदमी इतना बसा हुआ है, ठीक है, कि सभी जंगल को समाप्त कर दिया गया है। हाँ, तो इसी रीजन में आता है वो। अब सवाल है कि इस रीजन में जनसंख्या घनत्व इतना अधिक क्यों है। जनसंख्या घनत्व इस रीजन में इतना अधिक क्यों है। हाँ ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है, इस इलाके में मिट्टी उपजाऊ है, फर्टाइल सॉइल है, और सबसे बड़ा रीजन है कि प्लेन इलाका है। ठीक है, प्लेन एरिया में क्या होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना थोड़ा आसान होता है। चाहे आप, नहीं, बिहार से लेके यूपी हरियाणा सब प्लेन एरिया आप ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी का सेक्शन है। इसमें काहे मुस्कुरा रहे हैं इतना भाई, क्या हुआ। हाँ, एलुवियल स्वेल बोला जाता है उसको। तो यही रीजन है कि इस इलाके में इतने जनसंख्या अधिक बसती है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत आसान होता है। अभी तक हमारा जो सदर्न पार्ट है, खैर पॉपुलेशन तो उधर भी अधिक है, लेकिन कहा जाता है कि नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में पॉपुलेशन कम है। ये सच्चाई भी है, केरला का या तमिलनाडु का कर्नाटक का पॉपुलेशन बिहार उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कम है, ये बात सच भी है। तो क्यों, एक तो रीज़न ये है कि उधर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, उधर की सरकारों ने पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम किया है। लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि इधर उपजाऊ भूमि उतनी है नहीं, साउथ में ये प्रायद्वीपीय भाग है उसका, और पहाड़ी इलाका भी है। ठीक है, तो दो तीन रीजन, ये जोग्राफिकल कंडीशन है। एक तो हमारा क्या होगा, जोग्राफिकल कंडीशन हो गया, और एक हमारा होगा ह्यूमन कंडीशन, जहाँ की सरकार की पॉलिसियाँ कुछ जिम्मेदार है। ठीक है, तो दो हो जाएगा। फिर हमारा ये पर्वतीय इलाका आता है। तो अब देखिए, इधर पर्वत वाला इलाका है, तो इधर क्या होगा, टेम्परेचर कम है और वर्षा भी कम होती है। तो टेम्परेचर कम है, वर्षा कम है, तो ना तो सदाबहार वन होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, और ना पर्णपाती वन होगा। तो इधर कौन सा वन होगा। हाँ ठीक है, उसको हिंदी में अल्पाइन कहा जाता है, या आप उसको पर्वतीय वन भी लिख सकते हैं।
माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, उसको वो भी लिख सकते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन, या इसी को टैगा वन भी कहा जाता है, ठीक है, टैगा वन कहा जाता है। हाँ ये नहीं नहीं, मतलब अब बिहार में तो हिमालय है नहीं ना, वो तो नेपाल में चला जाता है। हाँ नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश का कंडीशन थोड़ा ये अलग हुआ ना कि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है ना, तो फिर यहाँ सदाबहार वन हो जाता है। कल हमने पढ़ा दक्षिण पश्चिम मानसून से इधर वर्षा अधिक होती है, लेकिन इधर वर्षा उतनी अधिक होती नहीं है, ठीक है। तो अब जहाँ पे अधिक वर्षा होगा वहाँ पे इरोजन भी उसी टाइप का होगा, जिसे हम अपर्दन कहते हैं, अपर्दन उसी टाइप का होगा, परिवहन भी उसी टाइप का होगा। और जो हमने पढ़ा था कि अपर्दन के परिणाम स्वरूप, इरोजन के परिणाम स्वरूप कुछ रिलीफ बनते हैं, कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे गोखर झील आप ले लीजिए, या हिमालय में अगर अपर्दन होता है तो गॉर्ज बनता है, केनन बनता है, घाटी बनती है, तो क्या होगा उस इलाके में उस तरह का क्या घाटी बनेगा। तो ये सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये हमारा पर्वतीय हो गया, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, और मृदा पर्वतीय मृदा है, उसको पर्वतीय मृदा भी बोला जाता है, माउंटेन सॉइल। तो यहाँ खेती भी उस तरह की होगी जो कि कम टेम्परेचर में होता है, जैसे सेब हो गया, ठीक है, सैफरॉन की भी खेती होती है, उसके बाद केसर की खेती होती है, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये है देखिए, जिस जहाँ पे जिस तरह का लैंड होगा, जिस तरह का टेम्परेचर होगा, वहाँ उस तरह की खेती भी होती है, ठीक है। तो हाँ जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलग चीज़ होता है ना, वो तो वो होता है ना कि नहीं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखिए वो तो एक होता है ना कि ठीक है, अगर टेम्परेचर अभी उतना भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, हाँ कुछ चेंज हुआ है जिसके कारण से ऊपर वाले रीजन में भी धान की खेती होने लगी जहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसका सिर्फ टेम्परेचर एक रीजन नहीं है। हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बीज ऐसे ऐसे बना दिए हैं कि वो कम टेम्परेचर में भी होने लगा है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो होता है उसको बेसिकली झूम कृषि कहा जाता है। वो तो ये होता है ना कि हम जंगल काट के जंगल काट के खेती के लिए बनाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, दूसरी जगह करते हैं, फिर वहाँ पे हम रिटर्न आते हैं, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है। हाँ ये ठीक है, जलवायु अनुकूल खेती कहा जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके लिए देखिए टेम्परेचर और वर्षा में इतना भी चेंज नहीं आया है, लेकिन हमने क्या किया ना कि बीज अलग अलग तरह के बना दिए। हाँ हमने बीज को, हाँ बीज को मॉडिफाई करके, कुछ टेम्परेचर में चेंज आया है, ये बात सही है, वर्षा के पैटर्न में भी चेंज आया है, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है ना कि बीज अलग अलग बना दिया। अब देखिए गांव में पहले किसान बीज रखते थे खेती करने के लिए, अब तो कोई बीज नहीं रखता, सब मार्केट से बीज खरीद के लाता है अधिकांशतः, ठीक है। तो बीज चेंज हो गया है, लेकिन सामान्यतः क्या है, जहाँ जिस तरह की मृदा होगी वहाँ उस तरह का ही एग्रीकल्चर होगा। सपोज कीजिए कि सेब को उपजाने के लिए जिस तरह की मृदा चाहिए वो प्रायद्वीपीय भारत में नहीं मिलेगा ना, तो वो तो उसी इलाका में होगा। तो ये एक रीज़न है। नहीं, प्रैक्टिकल तो किया ही जाता है, और नहीं तो वो तो थोड़ा सा हिमालय साइड पड़ जाता है ना, अगर आप देखेंगे शिवालिक वाला वो रीजन है। नहीं नहीं, वो हर जगह विविधता है, क्षेत्रीय रूप से हर जगह विविधता है। अगर आप देखेंगे कश्मीर में जाइए तो कश्मीर हिमालय, फिर कश्मीर घाटी भी तो है। और दूसरी बात यह है ना कि देखिए, अगर मान के चलिए कि हमने, एक होता है क्लिनिकल ट्रायल, अगर कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। शायद अभी अमेरिका में कोविड वैक्सीन पे किसी पे ट्रायल किया गया तो उसकी उसका मृत्यु हो गया था, तो कुछ जो जुर्माना उर्माना कंपनी को लगा है, ऐसा कोई कानून बना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो क्लिनिकल ट्रायल जब किया जाता है तो उसी तरह अगर कोई बीज बनता है तो उसका प्रैक्टिकल किया जाता है ना, पहले कुछ जगह उपजा के, हाँ यहाँ इस इलाका में ये सफल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब चलते रहता है। और हमारा अभी MDH 11 जो सरसों बनाया गया है
उसके प्रैक्टिकल के लिए चलाया जा रहा है, तो प्रैक्टिकल चलते रहता है। लेकिन जो अभी हमारा बेस बना हुआ है, आज का न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर आज हमारे जा रहे हैं उड़ीसा में थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने। ठीक है, आज का न्यूज़ है। तो जब हम ये न्यूज़ सुने तो हमें थोड़ा हंसी लगा कि एक तरफ हम कह रहे हैं क्या कि कोयला को कम किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, और प्राइम मिनिस्टर आज उड़ीसा जा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए। नहीं नहीं, वो बात आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, वो बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, तो हम वही कह रहे हैं कि एक जो हमारे यहाँ स्थापित परंपरा है उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। उसी तरह एग्रीकल्चर में जो हमारे यहाँ एस्टेब्लिश्ड परंपरा है उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं। ठीक है, तो ये हमारा मृदा हो गया। तो जहाँ जिस तरह की मृदा होगी, जहाँ जिस तरह का जलवायु होगा और जिस तरह का टेम्परेचर होगा, वहाँ उस तरह की एग्रीकल्चर होगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं अगर ना याद है तो इस सब चीज़ से सोच सकते हैं आप कि कहाँ क्या होगा, और ऐसे आंसर मेंस में आप लिख सकते हैं, खींच सकते हैं। अब सवाल है कि जहाँ जिस तरह चीज़ की खेती होगी वहाँ इंडस्ट्री भी उसी तरह का होगा। ठीक है, और जहाँ पे जिस तरह का चट्टान होगा, आधार चट्टान होगा, वहाँ खनिज उस तरह का मिलेगा। तो जिस तरह खनिज उस तरह की इंडस्ट्री। इसलिए बिहार यूपी में कहा जाता है कि भाई यहाँ पे एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाया जाना चाहिए था, उधर मिनरल्स बहुत कम है, और साउथ में हमारे मिनरल्स बहुत अधिक है, उधर उस तरह की इंडस्ट्री लगी रहती है। ठीक है, तो अगर आप दो चीज़ समझ गए, एक आधार सेल अगर आपको पता हो और एक आपको जलवायु पता हो, तो ज्योग्राफी का कहानी समाप्त। ह्यूमन जो फिजिकल ज्योग्राफी से लेके ह्यूमन ज्योग्राफी तक, क्योंकि जलवायु के अंदर पवन आता है, पवन जैसे मूव करेगा, विंड जैसे मूव करेगा, वैसे टेम्परेचर मूव करेगा, और उसी तरीक़ा से वर्षा मूव करेगा। ठीक है, और जिस तरीक़ा से वर्षा मूव करेगा उसी तरीक़ा से मिट्टी मूव करेगी, जिस तरीक़ा से मिट्टी मूव करेगी उसी तरह एग्रीकल्चर मूव करेगा, एग्रीकल्चर जैसे मूव करेगा वैसे हमारा वहाँ पे जनसंख्या का बसाव होगा, और उसी तरह का वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा था कहानी। इतना समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें कई सारे सवालों का जवाब है। अब यहाँ पे क्या आता है ना, देखिए, जहाँ पे जिस तरह का वन होगा वहाँ के मृदा में ह्यूमस भी उसी तरीका का होगा। ठीक है, ह्यूमस उसी तरीका का होगा। कैसे? कोई कलर दूसरा ले लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे वर्षा वन है और टेम्परेचर अधिक है। तो हमने बताया था कि किसी भी सामान को हम फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्या? नहीं, ठीक है, और कोई? हाँ नहीं, ठीक है, हाँ मॉइस्चर उड़ जाता है, ठीक है, लेकिन और कोई जवाब दूसरा? जैसे आप बिस्किट को रखेंगे तो बिस्कुट बहुत टाइट हो जाता है फ्रिज में। अरे भाई सिंपल है कि अगर हम पीटी में जो ऑप्शन आता है, क्या आता है पीटी में ऑप्शन? पीटी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है स्टेट पीसीएस में अक्सर। तो उसमें ऑप्शन क्या आता है? ये मॉइस्चर वाला ऑप्शन तो नहीं आता, उसमें क्या ऑप्शन आता है? उसमें बताइए। नहीं भाई, उसमें ऑप्शन ये आता है, आंसर आता है कि श्वसन दर कम हो जाती है। हाँ, जो उसमें आंसर ये ऑप्शन में यही आता है। जैसे देखिए क्या है ना कि अगर आप किसी भी चीज़ को गर्म जगह पे रखते हैं तो बैक्टीरिया उसका बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होगा। लेकिन आप फ्रिज में रखते हैं तो बैक्टीरिया उसका मल्टीप्लाई नहीं करता है ना। अगर उसमें 10 बैक्टीरिया है, 10 तो रहेगा ही, 10 से 8 नहीं हो जाएगा, 10 रहेगा, लेकिन वो 20 नहीं होगा। इसीलिए हम फ्रिज में चीज़ों को रखते हैं। हमने कई बार पढ़ा है कि जो हमारा जीन बैंक बनता है तो काफ़ी ठंडे प्रदेशों में उसको रखा जाता है स्टोर करके, ताकि वो मल्टीप्लाई ना हो, चीज़ें खराब ना हो। तो ऐसा आता है कि उसकी श्वसन दर को फ्रिज जो है ना कम कर देता है। ठीक है, दूसरा होता है कि हम अचार रखते हैं, अचार रखते हैं ना, तो अचार को हम काफ़ी मसाला वसाला नमक वमक दे के रखते हैं। तो उसमें तो ये क्यों रखते हैं? अचार को फ्रिज में क्यों नहीं रखते हैं? फिर भी अचार भी तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? क्या बोले, लाइक है?
नहीं, दादी भी करती है। अच्छा। अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, देखिए वो ऑयल इसीलिए दिया जाता है कि लॉन्ग टाइम तक रहे, ये बात सही है। जैसे रसगुल्ला होता है उसको चाशनी में डाला जाता है, कई दिन तक शादी विवाह के बाद वो बच जाता है, वो ख़राब नहीं होता है, उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि दोनों में अंतर क्या है। मेरा सवाल ये है कि दोनों में अंतर क्या है। ये दोनों क्वेश्चन पीटी में पूछा गया है। देखिए अचार में क्या होता है ना, अगर अचार में आप रिवर्स ऑस्मोसिस पर हैं, आरओ खूब चलता है। आरओ क्या करता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है। हम्म। हाँ हाँ ठीक है। सामान्यतः ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे आप क्या करते हैं ना कि जैसे देखिए काजू है, काजू का पानी में दीजिएगा तो पानी काजू के अंदर चले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी है लोअर कंसंट्रेशन से वो चलेगी हायर कंसंट्रेशन में काजू में। इसी तरीके से अगर हम नमक तेल उल डाल देते हैं ना अचार उचार में, तो अचार के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस होता है ना, वो मर जाता है धीरे धीरे। कभी कभी देखे होंगे कोई चीटा है, चीटी है कोई, उसको अगर चाशनी में डालते हैं तो चीटा मर जाता है। तो मतलब क्या कि चीटा के अंदर का जो खून वून था ना वो चाशनी में आ गया है। ठीक है। तो यही होता है उसके साथ। तो दोनों में फ्रिज में क्या अंतर होता है, फ्रिज में है होता है कि अगर 10 बैक्टीरिया है तो फ्रिज में 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन अचार में अगर 10 बैक्टीरिया है तो हो सकता है कि 6 महीना के बाद ये जीरो पे आ जाए। वहाँ पे बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाता है, कि उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है कि बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाता है, उसके शरीर का जो ब्लड ब्लड है। अब देखिए गांव घर में क्या होता है, वो एक जोंक होता है, जानते हैं, पानी में लगता है भाई, उसको रख दीजिए, उसके चारों साइड नमक रख दीजिए, वो मर जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है अचार में। ठीक है। तो अचार में होता है कि चीज़ें मर जाती है और फ्रिज में चीज़ें नहीं मरती है। तो ये हम बता रहे थे यहाँ पे कि जहाँ पे जिस तरह का 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, हाँ ह्यूमस का कहानी हम बता रहे थे। अब जो हमारा 0 डिग्री के आसपास अगर हम यहाँ पे 10 डिग्री मान ले, नहीं यहाँ ठीक है 10 यहाँ पे या 15 मान लीजिए, 15 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यहाँ पे सॉरी 15 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, तो यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई होगा ना, इसकी अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे जो वृक्ष है हमारा, जो पर्णपाती वन है या सदाबहार वन है, इसके जो वृक्ष के पत्ते गिरेंगे तो ये पत्ते क्या करेगा, जो यहाँ पे इस इलाका में बैक्टीरिया है वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा, और अगर तो डीकम्पोज बहुत फास्ट होगा ना। तो इस इलाका में क्या होगा, डीकम्पोज बहुत फास्ट होगा। तो इस इलाके में जो ह्यूमस है तो ह्यूमस जल्दी ख़त्म हो जाता है, कि डीकम्पोज बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है ना, इस इलाके में टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे डीकम्पोज बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बहुत तीव्र गति से नहीं कर रहा है। तो इधर की मृदा में ह्यूमस बहुत अधिक पाया जाता है। अब सपोज कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसान में अगर कोई पेस्टिसाइड या कोई खाद उर्वरक कुछ देता है इस तरह का, तो फिर ये बैक्टीरिया क्या करेगा, बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, बहुत जल्दी उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन देखा था पीछे पढ़ा था कि वर्षा वन में जो है, जो वहाँ की मिट्टी होती है वर्षा वन को जल्दी ग्रो क्यों नहीं करता, क्योंकि वो उसके अंदर लीचिंग हो जाती है, उसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। पीटी पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्षा वन का जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से वहाँ पे लीचिंग हो जाती है, वहाँ पे ह्यूमस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप इक्वेटोरियल रीजन में देखिए, जो हमारा है बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हर चीज़ का नहीं होता है, कुछ ही चीज़ का एग्रीकल्चर होता है। तो ये एक, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आप देखिए कि कहाँ की मिट्टी कैसी होगी ह्यूमस के आधार पे। तो जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा और फॉरेस्ट अधिक होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई करके ह्यूमस को ख़त्म कर देगा। लीचिंग मतलब होता है कि नीचे की तरफ सरक जाना। जैसे बारिश पानी, जैसे अगर बारिश होती है तो मिट्टी के अंदर पानी जाता है ना, तो वही होता है कि अगर पानी मिट्टी के अंदर जाएगा तो ऊपर से जो भी कुछ मिनरल्स होगा अपने साथ तो कुछ लेके जाएगा जो उसके साथ घुल जाएगा, तो उसी को कहा जाता है लीचिंग। अपक्षालन शायद उसका हिंदी होता है लीचिंग का, ऐसा अपक्षालन कुछ होता है। तो ये समझ गए कि ह्यूमस से आपका दिमाग लगा लेंगे
कि जहाँ पे जिस तरह का ह्यूमस होगा तो वहाँ पे वो कितना अधिक होगा, कम मात्रा में होगा या अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, इसीलिए देखे होंगे कि जो हमारा केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे खेती नहीं होती है, बहुत कम खेती होती है, और खेती करने के लिए काफ़ी सारा उर्वरक का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस है ही नहीं। ठीक है, ह्यूमस नहीं है, ये रीज़न है। नहीं नहीं, मसाले की खेती होती है, बात सही है, लेकिन उसमें उर्वरक